हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना आपका सेकंड केमिस्ट्री अधूरा है या जिसके बिना आपको सेकंड केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आ सकती है। ठीक है, वो टॉपिक आपका क्या है? आईपीएससी नेमिंग। आईपीएससी नेमिंग के हम आपको 2 लेक्चर्स देने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम समझेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप संयोजन यौगिक का अगर आपको आईपीएससी नेमिंग करना हो या उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। फिर आपको कल या परसों एक और लेक्चर दिया जाएगा जिसमें हम सीखेंगे कि आईपीएससी नेमिंग करने का रूल क्या होता है। बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे टाइप की आईपीएससी नेमिंग यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे और पूरा रूल समझेंगे आईपीएससी नेमिंग का। और वो होगा आपका लेक्चर नंबर 2 आईपीएससी नेमिंग का। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम केवल समझेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप संयोजन यौगिक का अगर आपको आईपीएससी नेमिंग करना हो या कह सकते हैं कि इसका अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके पहले चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, 3, 2, 1 ये सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं देखा है किसी भी चैप्टर का तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12th केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दी है। जितने भी वीडियोस आने वाले हैं चाहे सेकंड केमिस्ट्री को या फर्स्ट केमिस्ट्री के हो वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक देखते हैं कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, ज्यादातर अगर आईपीएससी नेमिंग की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईपीएससी नेमिंग यूपी बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए पहले हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो तो आप उसकी आईपीएससी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। कुछ आपको लिगेंड्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स याद करने पड़ेंगे और कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि कैसे प्रकार के उप संयोजन यौगिक आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं या कैसे टाइप के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। 2 टाइप का उप संयोजन यौगिक होता है। पहला होता है जिसमें आयन पहले आते हैं और उसके बाद आपका क्या आ जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड, उप संयोजन संख्या। और दूसरा एग्जाम्पल ये होता है कि जिसमें आयन सबसे लास्ट में होता है और स्टार्टिंग कहां से होती है? आपके केंद्रीय धातु परमाणु से। जैसे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है। पहला एग्जाम्पल लिया है कि जब आपके आयन जो है यानी कि जो भी आपका आयन होता है वो पहले हो। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल क्या है? K3 प्लस Fe6। अब अगर आपको देखा जाए या कह सकते हैं अगर आप देखें तो ये जो पूरा कंपाउंड दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट होता है आपका आयन का। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बचे हुए जो पार्ट्स आ जाते हैं इसमें सबसे पहले आपको देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट दिखता है। तो बड़े ब्रैकेट के जस्ट बाद जो भी आपके एलिमेंट्स लिखे होंगे, चाहे पीटी हो गया, चाहे सीयू हो गया या सीओ हो गया या एफई हो गया, ये सभी एलिमेंट्स जो जस्ट बड़े ब्रैकेट के बाद लिखे होते हैं इनको हम नाम देते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं सेंट्रल मेटेलिक एटम होता है, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको निकालने के लिए कहा जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कोई भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम केवल इस सेंट्रल मेटेलिक एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं।
इतनी चीजें क्लियर हो गई। कहीं भी कोई भी कंपाउंड आएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को बोलेगा तो आप क्या करेंगे, पहले पहचानेंगे कि उस पूरे कंपाउंड में सेंट्रल मेटेलिक एटम कौन सा है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि यह वाला केंद्रीय धातु परमाणु है, आप क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अभी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। पहले समझिए, ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद इस छोटे ब्रैकेट के अंदर Cn हो सकता है, NH3 भी हो सकता है, NO भी हो सकता है। तो ये जो छोटे ब्रैकेट के अंदर पाया जाता है, इसको नाम दिया जाता है लिगेंड। क्या नाम दिया जाता है, लिगेंड। अब इस छोटे ब्रैकेट से जितनी भी संख्या जुड़ी होगी, जितना भी नंबर जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पे Cn से 6 नंबर जोड़ दिया हमने, तो ये नंबर क्या कहा जाता है, ये नंबर उप संयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 दिया गया है, तो इस 6 को हम क्या पढ़ेंगे, इस 6 को हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो गया। इस प्रकार के एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे। अब आप पहचान सकते हो कि कौन सा सेंट्रल मेटेलिक एटम होता है, कौन सा लिगेंड होता है। जैसे इसमें अगर आपको बोला जाए कि कौन क्या क्या है, आप बताइए, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड दिया गया है, ये 2 पार्ट में कैसे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आयन जो है वो बाद में आ रहे हैं। यानी जब भी अगर आपको आईपीएससी नेम लिखने को कहेगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो 2 तरीके से एग्जांपल पूछा जा सकता है। पहला, जब आयन पहले आए, यहाँ पे हमने लिख दिया है जब आयन पहले आए, इस टाइप का एग्जांपल देखने को मिल सकता है। या आपको ऐसा एग्जांपल देखने को मिलेगा जिसमें जो आयन है वो बाद में आता है, जिसमें जो आयन होता है वो बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कंपाउंड होता है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 पार्ट से ही मिलके बनता है। जैसे यहाँ पे Cl अगर हम माइनस मान लें, तो ये जो पूरा कंपाउंड है ये आपका पॉजिटिव यानी कि प्लस में पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे K3 प्लस में था, तो ये पूरा कंपाउंड आपका माइनस में हो जाएगा। ये चीजें क्लियर। तो एक माइनस और पूरा प्लस मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे, और ये कंपाउंड आपका उपसंयोजन यौगिक होता है। इतनी चीजें क्लियर। अब अगर आपको दूसरा एग्जांपल जो हम देख रहे हैं, इसमें आयन क्या है, बाद में है, तो कैसे हमने पहचाना कि आयन कौन सा है और वो कहाँ पे है। तो आपको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट के पहले कुछ इस तरह का लगा हुआ तो नहीं है, जैसे K3 लिखा हुआ तो नहीं है, या आपके Cu लिखा हुआ तो नहीं है। अगर ब्रैकेट के पहले कोई भी इस तरह का कंपाउंड या एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि इस वाले एग्जांपल में आयन पहले दिया गया है, उसके बाद सेंट्रल मेटेलिक एटम स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल आप देखोगे, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं दिया गया है। डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको इस वाले ब्रैकेट से स्टार्ट कर रहे हैं, और लास्ट में हमने एक एलिमेंट Cl2 दे दिया गया है, ठीक है। तो हमने पहचान लिया कि इसमें जो आयन है वो कहाँ पे है, एकदम लास्ट में है, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, सेंट्रल मेटेलिक एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से। तो जब भी आपका स्टार्टिंग केंद्रीय धातु परमाणु से होगा, जब भी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्टार्टिंग केंद्रीय धातु परमाणु से होगा, तो उसकी आईपीएससी नेमिंग अलग तरीके से की जाती है। अभी ट्रिक या फॉर्मूला लिखवाया जाएगा, उसको आपको याद रखना है। और जब आयन पहले आ जाता है और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु आते हैं, तो उसका आईपीएससी नेमिंग अलग तरीके से की जाती है। इसीलिए हमने बताया कि 2 प्रकार से आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। पहला, आयन पहले आ जाए, केंद्रीय धातु परमाणु बाद में आए। दूसरा, आयन सबसे लास्ट में आए और स्टार्टिंग केंद्रीय धातु परमाणु से हो, ठीक है। ये आपका पीटी क्या हो जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको 2 अंदर छोटे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। एक हो गया NH3 जो कि छोटे ब्रैकेट में है, तो एक लिगेंड ये हो गया, और दूसरा हो गया NO जो कि छोटे ब्रैकेट में है, तो एक लिगेंड ये हो गया। तो यहाँ पे लिगेंड कितने दिए गए हैं, 2, ठीक है। लिगेंड कितने दिए गए हैं, 2। जितने छोटे ब्रैकेट रहेंगे इस पूरे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, जितने छोटे ब्रैकेट रहेंगे उतने लिगेंड यहाँ पे गिने जाएंगे। जैसे NH3 एक लिगेंड हो गया, NO दूसरा लिगेंड हो गया, तो ये पूरा लिगेंड हो गया। उसके बाद आप कैसे पहचानोगे अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है। तो देखो NH3 कितनी बार दिया गया है, 5 बार, तो ये 5 क्या हो गया,
कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप संयोजन संख्या हो गई। ये चीजें क्लियर हो गई। दो प्रकार से आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। पहला एग्जाम्पल का प्रकार होगा जिसमें आयन पहले पाए जाएंगे और आपके सेंट्रल मेटलिक एटम दूसरे नंबर पे पाया जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से पूछा जाएगा कि आयन सबसे लास्ट में होगा और स्टार्टिंग आपके सेंट्रल मेटलिक एटम से होगा। अब ट्रिक क्या होता है, आईपीएससी नेम लिखने का तरीका क्या होता है। पहला तरीका देखते हैं, जब आयन पहले दिया गया होगा तो आप आईपीएससी नाम कैसे लिखोगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ट्रिक क्या होता है, या आप इसे फॉर्मूला भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक कह लो या फॉर्मूला कह लो। ट्रिक क्या होगा, पहले हमें आईपीएससी नेम में आयन को लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, आयन, जो भी आयन दिया गया है। जैसे यहाँ पे K3 दिया गया है, K3 को पढ़ा जाता है पोटेशियम, तो सबसे पहले हम पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आयन लिखा जाएगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा आयन के जस्ट बाद लिखा जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे क्या, आयन, सेकेंड हम लिखेंगे उप सहसंयोजन संख्या, उसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड, उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड का नाम, और उसके बाद सबसे लास्ट में लिखा जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को, ये हो गया। और लास्ट में क्या लिखा जाता है, इस सेंट्रल मेटलिक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिखा जाता है तो बिना ऑक्सीडेशन नंबर के कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, सबसे लास्ट में केंद्रीय धातु परमाणु के बाद आप क्या लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या किस में लिखी जाती है, तो याद रखिएगा रोमन में, रोमन गिनती में, ठीक है, रोमन गिनती में लिखा जाता है। ये पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी आयन पहले दिए गए होंगे, यानी इस टाइप का एग्जांपल देखने को मिलेगा जिसमें कोई आयन पहले है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु है, फिर लिगेंड है और फिर उप सहसंयोजन संख्या है, तो हम आईपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे इस आयन का नाम जो भी होगा, जैसे यहाँ पे K3 है तो पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद उप सहसंयोजन संख्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 को पढ़ा जाता है आईपीएससी नेमिंग में हेक्सा, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा। उसके बाद लिगेंड क्या है, साइनाइड। अब अगर जब भी साइनाइड यानी कि Cl लिगेंड के रूप में आएगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइनेटो पढ़ते हैं। लेकिन अगर यही Cn आयन की जगह पे आता तो हम इसको केवल साइनाइड पढ़ते। अभी ये सब चीजें आपको लिखवाई जाएंगी कि कब किसको क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर साइनाइड लिगेंड के रूप में आ जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, साइनाइटो, और अगर आयन के रूप में आएगा तो साइनाइड, ठीक है। फिर लिखते हैं क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, फेरस, तो यहाँ पे फेरस नहीं लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा, ठीक है। जब भी आईपीएससी नेम लिखेंगे तो फेरस अगर केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में आया है तो फेरस की जगह फेरेट लिखा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसकी फेरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, रोमन अंक में लिख देंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। ये ट्रिक या फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी आयन पहले होगा तो हम इस तरह से आईपीएससी नेमिंग करेंगे। पहले आयन लिखेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, फिर लिगेंड लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटलिक एटम और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन अंक में। ये पहला ट्रिक समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि आयन क्या हो, बाद में हो। जब आयन बाद में होता है तो आईपीएससी नेम कैसे दिया जाता है। बस इतना अगर आप समझ लोगे कि जब आयन पहले होता है तो कैसे आपको फॉर्मूला को लगाना है, कैसे आपको आईपीएससी नेमिंग करनी है, और जब आयन बाद में होगा तो कैसे आपको आईपीएससी नेमिंग करना है। बस इतना अगर सीख जाओगे और कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर और उसके नाम अगर आपको याद हो जाएंगे तो बड़े ही आसानी से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल का ट्रिक क्या होता है, सेकेंड एग्जाम्पल का ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 2,
इसको कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे ध्यान दो, आयन क्या है, सबसे लास्ट में है। पूरा फॉर्मूला सेम लिखना है, बस इस आयन को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आयन क्या है, लास्ट में है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे, इस कोऑर्डिनेशन नंबर से। अब अगर हमें इस एग्जाम्पल का आईपीएससी नेमिंग करना हो जिसमें आयन बाद में है, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से, उप सहसंयोजन नंबर से। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, उप सहसंयोजन नंबर, ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिगेंड, उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का जो भी नाम होगा वो लिखेंगे। और उसके साथ जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का आप नाम लिखोगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, और वो किस में लिखोगे, तो रोमन गिनती में, ठीक है, रोमन में लिखोगे, ठीक है। और सबसे लास्ट आप क्या लिखोगे, क्योंकि सबसे लास्ट में आयन आया है तो अब की बार आयन हम कहां पे लिखेंगे, आयन का नाम हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपको एग्जाम्पल के साथ याद होना चाहिए। इसीलिए पहले हमने आपको बताया एग्जाम्पल कि जब आयन पहले पूछे जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें आयन पहले होगा तो नाम भी पहले हम आयन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर उसके बाद लिगेंड, फिर केंद्रीय धातु परमाणु और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन में। अगर सेकंड एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पे स्टार्टिंग सेंट्रल मेटलिक एटम से हो रहा है, तो हम कहां से लिखेंगे आईपीएससी नेम, हम केवल जो आयन पहले था, आयन पीछे चला गया तो फॉर्मूला पूरा वही रहेगा, लेकिन आयन अब की बार हम लास्ट में लिख देंगे। ये चीजें क्लियर हुई। ये दोनों फॉर्मूले कह लो या ट्रिक कह लो, जो भी आपको कहना है कह लीजिए, लेकिन यही दो तरीका होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग लिखने का। क्लियर हो गया? दो प्रकार के ही आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, पहला जब आयन पहले हो और दूसरा जब आयन पीछे यानी कि लास्ट में दिया हो। तो दोनों के हमने लिखने का तरीका बता दिया है, किस तरीके से आपको आईपीएससी नेमिंग करना है। पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं कुछ ऐसे लिगेंड जिनके नाम आईपीएससी नेमिंग करते वक्त क्या लिखे जाते हैं और उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। और आपको अलग से अभी एक पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर दिए गए हैं जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ताकि आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी आसानी से निकाल सको। ठीक है, पहले आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आप देखो कुछ ऐसे लिगेंड है और उनके नाम जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग सीखना है तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी जो इस बोर्ड पे या इस स्लाइड पे लिखा गया है। सबसे पहले समझते हैं कि कौन से ऐसे लिगेंड हैं और उसके नाम क्या क्या हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे एक्स ग्रुप लिखा है, एक्स ग्रुप का मतलब होता है हाइड्रोजन समूह। ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब अगर लिगेंड के रूप में दिख रहे हैं, यानी लिगेंड का मतलब क्या है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं, जैसे अगर आपका क्लोरीन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे, हाइलाइडो। यानी कि अगर क्लोरीन है तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्लोराइडो लिखेंगे। क्लियर हो गया? अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो, अगर ब्रैकेट के बाहर आयन के रूप में दिया गया होगा तो हम इसको केवल क्लोरीन लिखेंगे। इतनी चीजें याद रखिएगा। जब ये सब चीजें लिगेंड के अंदर आएंगी तभी इनका नाम चेंज होगा, वरना इसको जो पढ़ा जाता है वही लिखेंगे। जैसे क्लोरीन को बाहर अगर देखा जाए लिगेंड नहीं है, आयन के रूप में आया है तो क्लोरीन ही पढ़ेंगे। अगर ये इस तरह स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तो इसका नाम क्लोराइडो पड़ जाएगा। अगर ऐसे ब्रोमीन को देखा जाए, बाहर अगर देखने को मिलेगा आयन के रूप में तो इसको ब्रोमीन ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर आएगा तो इसको ब्रोमाइडो पढ़ेंगे, यानी लास्ट में आइडो शब्द का प्रयोग करने लगेंगे जब ये लिगेंड्स के रूप में देखने को मिलेगा। अगर आयोडीन बाहर है
तो आयोडीन ही पढ़ेंगे, जैसे ही अंदर आएगा आयोडाइडो पढ़ने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन बाहर है तो फ्लोरीन ही पढ़ना है, आयंस के रूप में अगर है तो फ्लोरीन ही पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही ये लिगेंड के रूप में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो इसको हम फ्लोराइडो लिखेंगे या फ्लोराइडो पढ़ेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो जो भी चीज छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर दिखेगा, इनमें से कोई भी कंपाउंड अगर छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है तो उसका नाम हमको चेंज कर देना है, उसका ओरिजिनल नाम नहीं लिखना है। ओरिजिनल नाम तब लिखना है जब ये आयंस के रूप में बाहर पाए जाएंगे तब, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब पहला एग्जांपल या पहला जो कंपाउंड आपको याद रखना है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एक्स ग्रुप अगर आ रहा है लिगेंड के रूप में तो हम उसका नाम हाइलाइडो कर देंगे। यानी क्लोरीन है तो क्लोराइडो, फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो। क्लियर। अब सेकंड आपका क्या रहता है, OH समूह। कहीं भी अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर OH लिखा हुआ आएगा तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, हाइड्रेक्सो, ठीक है, हाइड्रेक्सो। उसके बाद NO2 लिखा हुआ आ जाएगा अगर लिगेंड के रूप में तो इसको हम नाइट्रेटो पढ़ेंगे, नाइट्रो पढ़ेंगे। उसके बाद CN यानी कि साइनाइड, आयंस के रूप में आएगा तो साइनाइड ही लिखा जाएगा, लिगेंड के रूप में आ जाएगा तो साइनेटो पढ़ा जाएगा। लास्ट में O शब्द का उच्चारण करना है, ठीक है। उसके बाद SO4 यानी कि सल्फेट, अगर आयन के रूप में आ रहा है तो सल्फेट ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर लिगेंड के रूप में आ जाएगा तो सल्फेटो लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे C2O4 है, इसको ऑक्सिलेट पढ़ा जाता है, लेकिन अगर लिगेंड के रूप में आ जाएगा तो ऑक्सिलेटो, हर शब्द के बाद लास्ट में टो लगाना है, ठीक है, ऑक्सिलेटो। CO3 को कार्बोनेट पढ़ा जाता है, अगर लिगेंड के रूप में आ गया तो कार्बोनेटो लिखेंगे। EN, इसके बाद आता है EN को पढ़ा जाता है एथिलीन डाइएमीन, चाहे आपका लिगेंड के रूप में आए या आयन के रूप में आए, इसको हम एथिलीन डाइएमीन ही लिखेंगे। उसके बाद कहीं पे H2O है तो H2O को पढ़ा जाता है इक्वा, वैसे इसको हम हाइड्रेट पढ़ते हैं, यानी जल जो होता है अगर आयंस के रूप में आ जाएंगे तो हम इसको हाइड्रेट लिखेंगे, लेकिन अगर लिगेंड के रूप में यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो इसको एक्वा लिखना पड़ेगा IPSC नेमिंग देते वक्त, ठीक है। उसके बाद NH3 की बात करें, NH3 जहां पे आ जाता है तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, इसको हम पढ़ते हैं नॉर्मली अमोनिया, लेकिन अगर ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ जाए, लिगेंड के रूप में आ जाए तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, एमीन पड़ जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद NO का मतलब यहाँ पे नो से नहीं है, NO जो होता है इसको हम नाइट्रोसिल पढ़ते हैं अगर ये लिगेंड के रूप में आता है। उसके बाद अगला कंपाउंड क्या है, अगर CO आ जाता है तो इसको हम कार्बोनेट पढ़ते हैं, लेकिन अगर लिगेंड के रूप में आएगा तो कार्बोनिल पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसके बाद पीएच जो है इसको फास्फीन पढ़ा जाता है, ये आपके लिगेंड के रूप में अगर आएगा तो इसको हम फास्फीन ही लिखेंगे। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। जैसे अगर हाइलाइडो है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको क्या लिखना है, -1। उसके बाद हाइड्रोक्सो का भी -1 होगा, नाइट्रेटो का भी -1 होगा, CN यानी साइनाइड जो है साइनेटो, इसका भी -1 होता है। SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 होगा। उसके बाद C2O4 यानी कि जो ऑक्सिलेटो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिएगा -2 होता है। उसके बाद CO3 यानी कि कार्बोनेट जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 याद रखिएगा। EN जो होगा यानी एथिलीन डाइएमीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। उसके बाद H2O जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। NH3 यानी एमीन जो होता है इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। NO जो होता है नाइट्रोसिल इसको पढ़ा जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। उसके बाद कार्बोनिल जो होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है। PH3 यानी फास्फीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड है जो हर बार एग्जांपल्स में यूज किए जाते हैं, और इतने ही लिगेंड से आपके जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछे जाएंगे उनकी IPSC नेमिंग आप कर पाओगे। टोटल कितने हमने बता दिए, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 लिगेंड के नाम और उनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IPSC नेमिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज होते हैं, जैसे आपका लिथियम हो गया,
उसके बाद पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको याद रखना है। जैसे कहीं पे लिथियम यूज हो रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 आपको लिखनी होती है। उसके बाद कहीं पे पोटेशियम यानी के यूज होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लिखोगे, +1 लिखोगे। उसके बाद Na यानी कि सोडियम कहीं पे यूज हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप +1 लिखोगे। इतनी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये चीजें आप क्या करोगे, किसी भी पेपर में लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिएगा, या फिर जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां पे आप अपने साथ रखिए। और ना केवल रखिए बल्कि इसको पढ़िए। केवल रखने से काम नहीं होगा, याद करने से होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लिखना है। जैसे अगर आपको उपसंयोजन संख्या 2 दी जाएगी तो उसके जगह हम लिखते हैं जब भी आईपीएससी नेम में, तो उसके जगह हम क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ट्राई लिखा जाएगा, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्यादातर 6 नंबर तक ही पूछे जाते हैं। अगर 7 होगा तो आगे कल की वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। 7 होता है तो क्या पढ़ते हैं, 8 होता है तो क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ये अलग आपका पॉइंट हो जाता है, अलग आईपीएससी नेम की वीडियो में सिखाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएससी नेमिंग में केवल 6 नंबर तक ही पूछे जाते हैं, इसीलिए 6 नंबर तक आपको कार्बन को क्या पढ़ा जाता है ये हमने बता दिया। 2 होगा तो डाई लिख दीजिएगा, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा। क्लियर हो गया, ये चीजें याद होनी चाहिए। यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद एक पीडीएफ का फोटो यहाँ पे लगाएंगे जो आपको स्क्रीनशॉट करके रखना है और उसे अपने नोट्स में लिखना है। अब वहां पे जो पीडीएफ हम लगाने वाले हैं, इस पीडीएफ में कहीं कहीं क्रोमियम 2 बार दिया गया है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 दी गई है। जैसे क्रोमियम जो होता है इसकी 2 ऑक्सीकरण संख्या होती है, एक होता है +2 और दूसरा होता है +3। तो इसका मतलब आपको लिखना है क्रोमियम 1 बार और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और वहां पे लिखेंगे +2, +3। इसको आपको इस तरह से इस चार्ट पेपर को अपने नोटबुक में लिखना है और जितने भी एलिमेंट्स उस पीडीएफ में होंगे उसके भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होने चाहिए। यानी 13 लिगेंड के ऑक्सीडेशन नाम और नंबर के साथ याद होना चाहिए। उसके बाद ये 3 एलिमेंट्स के याद होने चाहिए, ये जो नोट्स में बताया है ये भी याद होना चाहिए और जो पीडीएफ लगाने वाली हूं वो भी याद होना चाहिए। ये सारी चीजें मिला के आपको आईपीएससी नेमिंग आ जाएगी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। क्लियर हो गया, बिना याद किए कोई चीज नहीं आएगा और बिना प्रैक्टिस किए कोई चीज नहीं आएगा। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर पीडीएफ को लगाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर 12th में काम आने वाले हैं वो सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर उस पीडीएफ में मौजूद है, वहां से आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। तो ये आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। अब यहाँ पे एक पीडीएफ हम लगा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको दिख रहा होगा। इस पीडीएफ में जितने भी एलिमेंट्स के नाम इंग्लिश में भले ही दिए गए हैं लेकिन एक ही नाम होता है, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स और उनके नाम और ऑक्सीडेशन नंबर दिए गए हैं वो आपको अपने नोट्स में एग्जैक्ट लिखना है और याद करना है। इतनी चीजें तो याद करनी ही है जो यहाँ पे पहले बोर्ड पे लिखवाया गया। उसके बाद जो इस पीडीएफ में दिख रहा है ये भी आपको याद करना है। क्लियर हो गया, ये पीडीएफ हम सबसे लास्ट में वीडियो के लगा देंगे। अगर आप यहाँ पे अच्छे से नहीं देख पा रहे हो तो वहां पे प्रॉपर स्क्रीन पे वो पीडीएफ चलेगा, तो आप वहां से भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। ये हो चुका है, इसको इरेज करते हैं। अब जितनी चीजें हमने सीखी उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आपने चीजें सीख ली, फॉर्मूला सीख लिया, उसको लगाया नहीं तो आपको आएगा नहीं। अभी हमने यहाँ पे ये जितनी चीजें बताई, जैसे लिगेंड के नाम बताए हैं, उसके बाद इनकी ऑक्सीडेशन नंबर बताए हैं, 2 ट्रिकें बताई हैं आईपीएससी नाम लिखने का। लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है या लिगेंड्स के नाम कहाँ पे कैसे लिखने हैं। तो इसीलिए ये पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नाम दिया जाता है और उसका ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। तो अब देखो एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि इसकी आईपीएससी नेमिंग कैसे करनी है। 2 एग्जाम्पल हमने लिया है, 2 एग्जाम्पल करके देखेंगे क्योंकि स्लाइड थोड़ी सी कम है, ठीक है। देखो पहले एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, K3FeCN6, जो कि हमने आपको बताया था कि ये बता रहा है कि इसमें आयन जो है वो पहले है।
आपको पहले एग्जाम्पल को देख के पता करना होता है कि आयन पहले है या बाद में है। तो देखो इस एग्जाम्पल में ये आयन जो है वो कब आ रहा है, पहले आ रहा है। और सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है इसमें भी आयन क्या है, पहले है। तो इसमें पहला ट्रिक अप्लाई होगा। पहले ट्रिक में हमने क्या बताया था कि पहले आपको आयन का नाम लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजन संख्या का आपको नाम लिखना है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे और सबसे लास्ट में केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे और उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ये पहला ट्रिक आपको बताया गया था। तो इस ट्रिक को हम पहले वाले एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे पहले क्या दिया गया है, आयन। आयन क्या है, K3 है। हमने अभी बताया कहीं पे भी K दिखेगा तो इसको पढ़ेंगे पोटेशियम। तो यहाँ पे आयन का सबसे पहले नाम लिखा जाएगा और आयन का नाम क्या है, K3 है तो इसको पढ़ेंगे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। सबसे पहले हमने आयन को लिख दिया। उसके बाद ट्रिक कहता है कि अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। तो यहाँ पे पहले पहचानो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। हमने बताया था जो ये स्मॉल ब्रैकेट होता है इसके बाद जो भी नंबर होता है यही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ पे CN के बाद क्या दिया है, 6। तो अभी बोला था कि अगर कहीं पे 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो इसको हम हेक्सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम के बाद हम क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा हो गया। उसके बाद हमें लिखना है लिगेंड का नाम। अब ध्यान से देखना, हमने बताया कि जब भी लिगेंड में साइनाइड आ रहा है यानी CN स्मॉल ब्रैकेट के नंबर अंदर आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनेटो हो जाता है। यानी हम स्मॉल ब्रैकेट के नंबर अंदर आया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइनेटो लिखेंगे। अगर ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नहीं होता, यहाँ पे इस तरह से बाहर होता तो इसको हम साइनाइड लिखते। लेकिन लिगेंड के रूप में आया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनेटो हो जाएगा। अब क्या बच गया, सबसे लास्ट में लिखना होता है केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सेंट्रल मेटलिक एटम। अब सेंट्रल मेटलिक एटम क्या है, फेरस। वैसे तो इसको आयरन भी पढ़ा जाता है या फेरस पढ़ा जाता है, लेकिन IPSC नेम जब भी देंगे तो इस फेरस का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है जो कि हम निकालेंगे भी। अब निकालते कैसे हैं, पहले इसको सीखते हैं, क्योंकि आपका ये पूरा IPSC नेमिंग तब कंप्लीट होगा जब आप इस Fe यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या रोमन गिनती में यहाँ पे लिख देंगे। तो अब ऑक्सीकरण संख्या निकाली कैसे जाती है, हमने बताया कि कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाएगी तो उसमें आपको इस सेंट्रल मेटलिक एटम का ही क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसको हम मान लेंगे X। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले दिया है K3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 3 है इसको लिख देंगे आगे। उसके बाद पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, K की ऑक्सीकरण संख्या आपको याद होनी चाहिए। हमने बताया था अभी कि लिथियम आए, पोटेशियम आए या सोडियम आए, इन तीनों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। अभी बताया था। तो जो ये नंबर है पहले इसको आगे लिखेंगे, आगे लिख दिया। उसके बाद पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तो +1 लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर हमें निकालना किसका है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो Fe को हम X ही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है क्या, 6 साइनाइड। तो साइनाइड का नंबर पहले कितना है, 6 को कर लेंगे बाहर। उसके बाद याद रखिएगा जो साइनाइड होता है यानी CN होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें बताया था कितना, -1 होता है। तो यहाँ पे -1 लिख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। बराबर 0 इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई भी प्लस या -4 नहीं दिया है। अगर यहाँ पे -2 दिया होता तो हम बराबर के उधर -2 लिखते, माइनस की जगह +2 दिया होता तो बराबर के उधर +2 लिखते, लेकिन ना ही -2 दिया है और ना ही +2 दिया है यानी कोई भी चार्ज नहीं दिया है तो आप 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व किया ही होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है क्लास 8 में आपने सॉल्व किया होगा, जिसमें आपको क्या करना होता है, समीकरण में x का मान निकालना होता है। तो x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालेंगे कैसे, यहां से 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही आएगा,
ठीक है। उसके बाद प्लस वैसे ही रहेगा, x का मान निकालना है, x वैसे ही रहेगा। 6 का गुणा -1 में करेंगे 6 ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से प्लस है और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 = 0। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से x = -6 में से +3 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x - 3 = 0 और यहाँ पे x = +3 आ जाएगा। ये +3 क्या हो जाएगा, ये +3 ही Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यानी कि जो ये Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +3 हो गई। अब हमें क्या करना है, जो हमने आईपीएससी नेम लिख रखा है वहां पे जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे फेरेट दिया गया है, यानी कि सेंट्रल मेटलिक एटम लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर आया है इसको हम रोमन गिनती में लिख देंगे। अब ये कंप्लीट आपका इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम हो गया। क्लियर हो गया कैसे किसी भी कंपाउंड का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और कैसे उसका आईपीएससी नाम लिखना है। ये आपको ट्रिक याद होना चाहिए। अगर आयन पहले है तो पहले आप आयन का नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पोटेशियम आयन था तो पहले पोटेशियम लिखा गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन संख्या लिखनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होता है, जो कि क्या है, 6 है। 6 को हमने बताया था कि हेक्सा लिखा जाता है, तो हेक्सा लिख दिया। उसके बाद लिगेंड लिखना पड़ता है। लिगेंड अगर साइनाइड है तो साइनेटो पढ़ेंगे, अगर आयन होता तो साइनाइड लिखते, ठीक है, तो साइनेटो लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना था सेंट्रल मेटलिक एटम, जो कि फेरस या फेरेट हो जाएगा, और उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना था, तो हमने पहले उसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला। कैसे निकालेंगे, आपको कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने बताए वो याद होना चाहिए, बस उससे आप निकाल सकते हो। जैसे K3 दिया गया था तो जो भी नीचे नंबर दिया गया होगा उसको पहले लिखेंगे और जो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे K3 में 3 को हमने पहले लिख लिया और K का ऑक्सीडेशन नंबर हमने +1 बताया था, तो यहाँ पे +1 लिख दिया। X यानी कि आपको उसके बाद क्या करना है, X का निकालना है। X कैसे पता चला कि Fe का X होगा, क्योंकि हमको निकालना है तो उसको हम मानेंगे कि इसका X होता है, ठीक है। उसके बाद साइनाइड का 6 नंबर था तो 6 पहले बाहर किया। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो -1 से गुणा कर देंगे, बराबर 0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज होता तो बराबर 0 नहीं लिखते, जो चार्ज होता वो हम बराबर उधर लिखते। क्लियर हो गया। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर दिया, इस तरह से आईपीएससी नेम निकाला जाता है और उसका ऑक्सीडेशन के साथ पूरा आईपीएससी नेम को लिखा जाता है। अब एग्जांपल नंबर 2 को समझते हैं। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, यही वाला फॉर्मूला एग्जांपल नंबर 2 पर भी लागू होगा। देखो इस फॉर्मूले को कैसे 2 पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 दिया क्या गया है, अब की बार आयरन या कह सकते हैं जो आयन है वो सेम है। आयन आपको K3 ही दिया गया है, पोटेशियम ही दिया गया है, लेकिन जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है ये फेरस की जगह क्रोमियम हो गया है। क्रोमियम का जो हमने चार्ट अभी आपको पीडीएफ दिया है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है +2 और +3। तो यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीडेशन याद होगा तो आपको ये आईपीएससी नेम लिखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद है, आप डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, वो चीजें हमें सीखनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें याद हो, आपको निकालना भी आना चाहिए। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, आयन लिखना होता है। आयन का नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। उसके बाद हमें लिखना होता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस पूरे कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। हमने कैसे पहचाना, हम पहले देखते हैं कि लिगेंड क्या है। लिगेंड हमको दिया है C2O4, जिसको हम ऑक्सिलेटो पढ़ते हैं। वैसे तो इसका नाम ऑक्सिलेट है, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर पाया जा रहा है तो ऑक्सिलेटो, ठीक है। तो ये लिगेंड हो गया। लिगेंड के जस्ट बाद जो नंबर होता है यही हमने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब यहाँ पे जैसे ही आयन का नाम हमने दे दिया तो अब हम देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम। कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया है 3 को पढ़ते हैं क्या, ट्राई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पोटेशियम ट्राई, ठीक है, पोटेशियम ट्राई। उसके बाद देते हैं लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है, C2O4 है, जिसको ऑक्सिलेटो पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो हो गया।
उसके बाद सबसे लास्ट में लिखा जाता है सेंट्रल मेटलिक एटम, जो कि यहाँ पे क्रोमियम दिया गया है। अब यहाँ पे क्रोमियम का क्या लिखेंगे, क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम ही लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट बना के छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर भी लिखना है, वो भी किसमें, रोमन अंक में। तो अब हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इस सेंट्रल मेटलिक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकाला जाएगा, पोटेशियम का K3 दिया गया है तो 3 को पहले आगे लिखेंगे। K का हमने ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताया था +1 होता है, तो 3 का गुणा +1 से कर देंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे, ये फॉर्मूला का होगा। और ये जो क्रोमियम है इसको लिखते हैं हम X, क्योंकि हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिसका भी निकालना होगा उसको X मानेंगे। हमेशा याद रखिएगा सेंट्रल मेटलिक एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकला जाता है। उसके बाद हम फिर से लगाएंगे प्लस, और हमें क्या दिया गया है, ये C2O4 दिया गया है, लेकिन ये कितनी बार है, 3 बार। तो पहले हम 3 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका लिगेंड ये दिया गया है ये 3 बार दिया गया है, यानी ऑक्सीडेटो कितनी बार है, 3 बार। तो पहले 3 लिख लेंगे। और ऑक्सीडेटो को हमने ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया था, ऑक्सीडेटो का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 3 का गुणा हम -2 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी हमने बताया था एक टेबल में कि जो भी ऑक्सीडेटो होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 आपको याद होनी चाहिए, बताया था, वही यहाँ पे रखा है। अब सबसे लास्ट में देखो, कोई आपको आयन दिख रहा है या नहीं, कोई भी आयन नहीं है, तो इसका मतलब हम बराबर में 0 लगा देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 का गुणा +1 में करेंगे 3 ही होगा, x आपका वहीं पर रहेगा। 3 का गुणा -2 के साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x -6 हो जाएगा =0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -6 में से +3 घटेगा तो x -3 आ जाएगा =0। x यहाँ पे +3 आ जाएगा, यानी कि क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया। ये आप याद रख सकते हैं, आप चाहो तो याद कर लीजिएगा। जब भी इस तरह का इक्वेशन आएगा तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3, और इस तरह का इक्वेशन आएगा तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। वैसे भी अभी हमने जो आपको पीडीएफ दिया था उसमें क्रोमियम के 2 ऑक्सीडेशन नंबर दिए गए थे, पहला था +3 और दूसरा था +2। तो इसको अगर आप डायरेक्ट भी याद कर लेते हो, अगर उस पूरे पीडीएफ को और अभी जो स्लाइड में बताया गया है उन सभी को अच्छे से याद कर लोगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने पूरा नाम तो लिख दिया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटो क्रोमियम, लेकिन क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3 है। तो अब ये आपका कंप्लीट आईपीएससी नेम हो गया इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। क्लियर हो गया? इस तरह से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नाम लिखा जाता है और ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान है, बस कुछ एलिमेंट्स के आपको ऑक्सीडेशन नंबर और नाम याद होने चाहिए। ठीक है, ये 2 एग्जांपल के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये कौन से एग्जांपल हैं जिसमें आयन पहले आ रहे हैं, ये चीज आपको पहचानना पड़ेगा एग्जांपल को देखकर कि आयन पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। ये एग्जाम्पल के बाद अब हम देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल जिसमें आयन बाद में आते हैं, या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें जो आयन है वो बाद में आ रहे हैं, उसके आईपीएससी नेम को कैसे दिया जाएगा। तो अब देखो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो आयन है वो लास्ट में है। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें आयन लास्ट में है, पूरा पहले एग्जाम्पल को पढ़िए और देखिए कि आयन कहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे आयन जो है वो क्या है, Cl2, और ये एकदम लास्ट में यानी कि पीछे लिखा गया है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आयन कौन है, क्लोराइड है, और ये भी एकदम लास्ट में पीछे लिखा गया है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ट्रिक अप्लाई होगा जो कि हमने बताया था कि क्या होता है, पहले हमको आप लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जो भी उपसंयोजन संख्या होगा पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या, लिगेंड, और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और सबसे लास्ट में ये आयन दिया गया है तो अब हमको आयन को क्या करना है, सबसे लास्ट में लिखना है। यही सेकेंड ट्रिक हमने बताया था। अब इसको पहले अप्लाई करते हैं इस पहले वाले एग्जाम्पल पे, तब आपको क्लियर होगा कि कैसे सेकेंड ट्रिक को अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, CO यानी कि कोबाल्ट दिया गया है,
सेंट्रल मेटलिक एटम के स्थान पे। लिगेंड हमको दिया गया है NH3। हमने क्या बोला था, जब भी NH3 लिगेंड के रूप में आएगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एमीन। अगर आयन के रूप में आया होता तो इसको हम अमोनिया पढ़ते। ठीक है, तो ये एमीन हो जाएगा। एमीन कितनी बार दिया गया है, 5 बार। यानी कि हमको पता चल गया कि जो उपसंयोजन संख्या है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, तो ये हमने पहले पहचान लिया कि आपका उपसंयोजन संख्या कितनी दी गई है। तो उपसंयोजन संख्या कितनी है, 5। तो सबसे पहले इसी को लिखना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो लिख लेते हैं, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो इसको लिखा जाता है पेंटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले पेंटा। ठीक है, उसके बाद अब हमें लिखना है लिगेंड को। लिगेंड क्या है, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, NH3, तो इसको पढ़ते हैं एमीन। तो पेंटा एमीन इसका नाम हो जाएगा। 5 ठो कार्बन दिया गया है तो पेंटा हो गया। एमीन लिगेंड है, इसका नाम लिखना होता है। तो एमीन को लिगेंड के रूप में पढ़ते हैं, तो सॉरी NH3 लिगेंड है तो इसको लिगेंड के रूप में जब पढ़ेंगे तो एमीन लिखेंगे। क्लियर, तो पेंटा एमीन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन लिखा गया है। ठीक है, लेकिन ये किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर है, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर अगर क्लोरीन लिखा है तो इसको हम क्लोराइडो पढ़ेंगे। अगर यही क्लोरीन बाहर यहाँ पे Cl2 लिखा होता तो इसको हम क्या पढ़ते, डाइक्लोरीन पढ़ते, क्लोराइडो नहीं पढ़ते। ये बात याद रखिएगा, अगर लिगेंड के रूप में क्लोरीन आता है तो क्लोराइडो पढ़ते हैं। कब, जब ये लिगेंड के रूप में आएगा। जब ये आयन के रूप में आ जाए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, केवल क्लोरीन पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, ये हर चीज पे अप्लाई होगा, हर एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। जैसे अगर यही NH3 यहाँ बाहर लिखा होता तो हम अमोनिया लिखते इसका नाम, लेकिन अंदर लिखा है इसलिए हम एमीन लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए हमेशा IPSC नेमिंग करते वक्त। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन को क्या लिख देंगे, क्लोराइडो लिखेंगे। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, पहले उपसंयोजन संख्या, फिर लिगेंड, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे लिगेंड 2 दिए गए हैं। पहला इस ब्रैकेट के अंदर का जो है वो लिगेंड होगा, दूसरा ब्रैकेट के जो बाद होता है ये भी लिगेंड कहा जाता है। तो इसीलिए पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर था उसको लिखा। अब हम लिखेंगे ब्रैकेट के बाद जो लिगेंड है उसका नाम। ब्रैकेट के बाद लिगेंड क्या है, क्लोरीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। क्लोराइडो हो जाएगा क्योंकि ये लिगेंड के रूप में आया हुआ है। उसके बाद हमें लिखना क्या होता है, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा केंद्रीय धातु परमाणु और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, CO है। CO को पढ़ते हैं कोबाल्ट, तो इसको कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा तो इसको ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। उसके बाद बाहर यहाँ पे आयन दिया गया है, सबसे लास्ट में आयन दिया गया होगा तो सबसे लास्ट में ही आयन लिखेंगे। अगर आयन पहले दिया होता तो हम पहले आयन से ही लिखना स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे आयन लास्ट में दिया है तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर से स्टार्ट किया। और याद रखिएगा, जब भी इस तरह का कंपाउंड आएगा जिसमें 2 लिगेंड है तो पहले आप देखेंगे कि किस पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर दोनों पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि किस लिगेंड के जो उपसंयोजन संख्या है वो अधिक है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, अगर इस क्लोरीन पर भी ब्रैकेट लगा होता और यहाँ पे 5 की जगह 6 लिखा होता तो पहले हम क्लोरीन वाले लिगेंड का नाम लिखते, फिर हम ये एमीन वाले लिगेंड का नाम लिखते। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगर 2 लिगेंड है, केवल एक पे ब्रैकेट है, एक पर ही उपसंयोजन संख्या लिखी गई है, तो पहले जिस भी लिगेंड का उपसंयोजन संख्या लिखी होगी उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद जिसका उपसंयोजन संख्या नहीं दिया गया है उस वाले लिगेंड का नाम आप लिखेंगे। और आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर दोनों लिगेंडों को ब्रैकेट में लिखा गया हो और दोनों के ही नंबर दिए गए हो तो किस लिगेंड को पहले लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। जब 2 लिगेंड ऐसे दिए गए होते हैं और दोनों के नंबर दिए होंगे, जैसे इसका 5 और इसका 6 दिया गया है, यहाँ पे मान लो NH3 है, यहाँ पे क्लोरीन 6 बार दिया गया है, तो 2 लिगेंड हो गए और दोनों की उपसंयोजन संख्या है। तो हम देखेंगे कि किस लिगेंड का उपसंयोजन संख्या बड़ी है। जैसे क्लोरीन की उपसंयोजन संख्या 6 है
और एमीन की 5 है, तो हम पहले क्लोरीन वाले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद एमीन वाले लिगेंड का नाम लिखेंगे। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो Cl2 आया है ये बाहर आयन के रूप में आया है, आयन के रूप में आया है। अगर अंदर आता तो हम क्लोराइडो लिखते, बाहर है तो क्लोरीन लिखेंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 बार दिया गया है, तो पहले लगाएंगे क्या, डाई, फिर लिखेंगे क्लोरीन, ठीक है, डाई क्लोरीन, या आप क्या कर सकते हो, क्लोराइड ही कर सकते हो, ठीक है, चाहे डाई क्लोरीन कर दो या क्लोराइड। देखो Cl2 को वैसे क्लोराइड पड़ जाता है, तो यहाँ पे केवल क्लोराइड हो जाएगा, केवल क्लोराइड होगा, डाई क्लोराइड नहीं होगा, क्योंकि Cl2 को क्लोराइड पड़ा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक करने वाले थे लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल अब इस क्रोमियम का केवल इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देना है, और ये आपका आईपीएससी नेमिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कोबाल्ट का निकालना है तो X मान लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस NH3 एमीन है और इसकी संख्या पहले से दी गई है 5, तो पहले 5 को आगे ले आएंगे। NH3 का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रखनी चाहिए, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 से गुणा कर देंगे, प्लस लिखेंगे क्लोरीन के आगे कोई भी नंबर नहीं है, यानी इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम केवल क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे जो कि -1 होता है। उसके बाद अभी एक चीज और दिया गया है, बाहर भी क्लोरीन दिया गया है, वो भी 2 ठो, तो बाहर हम क्या कर देंगे, बाहर हम करेंगे, पहले 2 दिया गया है, ये नंबर को आगे ले आएंगे, और क्लोरीन का भी हमने बताया -1 होता है, गुणा कर दीजिएगा और लास्ट में बराबर के 0 लगा देंगे। ये चीज पहले समझ में आई। हमें निकालना है कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट को हम मान लेंगे X, NH3 5 बार दिया गया है, 5 से पहले गुणा करेंगे, NH3 होता है 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमने 0 लिख लिया, प्लस हमने लगाया क्लोरीन का ऑक्सीकरण -1 होता है, लिख दिया, फिर क्लोरीन 2 बार है और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या भी लिखनी है, तो पहले 2 बार है, 2 को आगे लिखेंगे, और इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, तो 2 का गुणा -1 से कर देंगे, और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई भी आयन नहीं लगा हुआ है, यानी कोई भी माइनस चार्ज या प्लस चार्ज नहीं लिखा हुआ है, तो हम बराबर के उधर 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगा इस कोबाल्ट का। तो सॉल्व करते हैं, X आपका वैसे ही रहेगा, 5 का गुणा 0 हम करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, पूरी तरह से 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा क्या, यहाँ पे बचेगा X प्लस X -1 -2 = 0। कैसे, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 1 आपका ऐसे हो जाएगा, 5 का गुणा 0 करोगे 0 हो गया, प्लस -1 का गुणा करेंगे -1, प्लस 2 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, बराबर 0 पैसे देगा। इसको सॉल्व करेंगे, X = -3 = 0 आएगा, X = +3 आ गया, यानी कि कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 3 अंक लिख देंगे रोमन गिनती में। ये पूरा इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल के बता दिया, और अगर आयन पीछे है तो कैसे उसका आईपीएससी नेम लिखा जाता है ये भी बता दिया। सेकेंड ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे ये भी बता दिया। पहले उत्सर्जन संख्या लिखा है जो कि क्या है 5 यानी पेंटा, फिर हमने लिखा लिगेंड जो कि क्या है एमीन। पहले एमीन को क्यों लिखा गया, क्लोराइड को क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि एमीन की संख्या ज्यादा है। अगर क्लोराइड हमको 6 बार दिया गया होता तो पहले हम लिगेंड के रूप में क्लोराइड को ही लिखते। ये चीजें हमने अभी आपको बताई, ठीक है। तो उसके बाद एमीन लिखेंगे, फिर क्लोराइडो लिखेंगे क्योंकि ये लिगेंड के रूप में है, अगर आयन के रूप में होता तो क्लोरीन लिखते। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट था, कोबाल्ट लिख लिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी रोमन गिनती में दिखा दिया, और सबसे लास्ट में आयन था तो आयन को भी लिख दिया है। क्लियर हो गया। एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद मुझे जहां तक लगता है कि 4 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप आईपीएससी नाम दे सकते हैं या उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब इसका कैसे देंगे, ये 4 मैं आपको बता के जा रही हूं, 4 आपको एग्जांपल दूंगी। अगर वो चारों आपसे लग जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो आप कहेंगे तो किसी और वीडियो में उसे हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
अब देखो इसका नाम कैसे देंगे, वही सेकंड वाले ट्रिक इस पे भी अप्लाई होगा क्योंकि आयन सबसे पीछे है। तो सबसे पहले उपसंयोजन संख्या को ढूंढना है हमें। कहां पे उपसंयोजन संख्या दी गई है, यहाँ पे देखो दो लिगेंड दिए गए हैं। ये पहला हो गया एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरा ब्रैकेट के बाहर। पहले नाम किसने लिखना है, जिसके उपसंयोजन की संख्या ज्यादा होगी। यानी कि अगर आप देख रहे हो तो NH3 जो है इसकी संख्या 3 है, क्लोरीन जो है इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो सबसे ज्यादा उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई इस NH3 यानी एमीन की। तो पहले हम एमीन का नाम देंगे, यानी उपसंयोजन संख्या 3 है, टेट्रा लिखेंगे। उसके बाद लिगेंड कौन सा लेंगे, एमीन लेंगे, क्योंकि एमीन की उपसंयोजन संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देते हैं। सबसे पहले उपसंयोजन संख्या कितनी दी गई है, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा। क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। टेट्रा से स्टार्ट होगा या ट्राई, सॉरी टेट्रा होता है कब, जब 4 कार्बन होता है। तो 3 कार्बन है तो ट्राई लिखेंगे, ट्राई हो गया। उसके बाद हमें लिखना है एमीन, ट्राई एमीन हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, Cl2 अंदर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, जब Cl2 बाहर था तो हमने केवल फ्लोराइड लिखा था, ये याद रखिएगा। और जब Cl2 अंदर लिगेंड के रूप में आएगा, अंदर लिगेंड के रूप में आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अगर ये बाहर आयंस के रूप में आया है Cl2 तो इसका नाम क्लोराइड पड़ेगा, क्लोराइड पड़ेगा। और जैसे ही ये लिगेंड के रूप में अंदर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो अंदर लिगेंड के रूप में आ गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइडो। यानी ये जो नंबर दिया गया है इसको भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये उपसंयोजन संख्या का कार्य कर रहा है क्लोरीन के लिए। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने लिखा ट्राई एमीन, क्योंकि 3 एमीन है और 2 क्लोरीन है। तो एमीन की संख्या ज्यादा थी, इसलिए पहले हमने एमीन की उपसंयोजन संख्या को लिखा, फिर हमने लिगेंड को लिखा जो कि एमीन है। उसके बाद हम सेकेंड वाले लिगेंड को देखेंगे। सेकेंड वाले लिगेंड में उपसंयोजन संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे 2 को क्या लिखते हैं, डाई, तो डाई लिख देंगे। उसके बाद लिगेंड क्या दिया गया है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को हमने बताया अगर लिगेंड के रूप में आएगा तो क्लोराइडो लिखते हैं, तो डाइक्लोराइडो इसका पूरा नाम हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर। अब हमने लिख दिया क्या, उपसंयोजन संख्या हो गई, लिगेंड हो गई। अब हमें लिखना है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है Pt यानी कि प्लेटिनियम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लोराइडो के बाद प्लेटिनियम लिख देंगे, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं। और लास्ट में आयन कितना दिया गया है, Cl दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। अब आप कहेंगे कि क्लोराइड क्यों लिखा गया, क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा गया, हमने बता दिया ये आयंस के रूप में आए हैं इसीलिए क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, जब तक आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते हो ये पूरा APSC नेम कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो हमें क्या करना है, इस प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो प्लेटिनियम को मान लेते हैं X दिया गया है। ठीक है, NH3 का पहले से ही उपसंयोजन संख्या दी गई है तो पहले 3 दिया गया है, 3 से गुणा करेंगे। NH3 का अभी हमने बताया ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो 3 का गुणा 0 से कर दीजिएगा, प्लस लगाएंगे। अब क्या दिया है, क्लोरीन। क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार। तो 2 का गुणा हम कर देंगे -1 के साथ। क्यों, क्योंकि हमने बताया क्लोरीन जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। अब चूंकि पहले से 2 लिखा है तो 2 गुणे -1 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे केवल Cl दिया गया है तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा। सारी चीजें लिखने के बाद ही आपको 0 लिखना होता है। ठीक है, तो ये आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, क्लोरीन है तो -1 हो जाएगा और सबसे लास्ट में 0 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, X आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जब 3 का गुणा 0 से करेंगे तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। प्लस 2 का गुणा -1 के साथ कीजिए तो यहाँ पे x -2 आ जाएगा और यहाँ पे अगर प्लस और माइनस का गुणा प्लस और -1 का गुणा करेंगे फिर से -1 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
माइनस के सॉरी एस एक्स माइनस टी इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस के 3 इसका मान आ जाएगा। तो ज्यादातर जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिल रहे हैं कंपाउंड्स के वो +3 ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनियम का भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, प्लस के 3 हो जाएगी। यहाँ पे हम कितना लगा देंगे, 3 रोमन गिनती लिख देंगे। क्लियर हो गया। इस तरह से जब कोई आयन पीछे दिया गया होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है और उसका आईपीएससी नेम लिखा जाता है। पहले लिखेंगे उपसंयोजन संख्या, फिर लिखेंगे लिगेंड, फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटलिक एटम और सबसे लास्ट में उसका ऑक्सीकरण संख्या और सबसे लास्ट में जो भी आयन होगा। क्लियर। तो 2 एग्जांपल हमने आपको बता दिए। जब आयन पहले दिए गए होंगे तो उसका आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाएगा और उसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाएगी। और 2 एग्जांपल्स हमने बता दिए जब आयन पीछे लिखा गया हो और उसका ऑक्सीकरण संख्या और उसके आईपीएससी नेम को निकलवाया जाए तो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कम से कम 4 एग्जाम्पल हमने आपको कराया है। 4 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में देके हम जा रहे हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, हमसे फिर से पूछ सकते हैं, आपको किसी भी वीडियो में हम बता देंगे। या फिर आप क्या करेंगे, पहले जितनी भी चीजें बताई गई, जितना कॉन्सेप्ट बताया गया है, 2 ट्रिकें उसे अच्छे से अप्लाई करेंगे, लर्न करेंगे, समझेंगे कि ट्रिक है क्या। उसके बाद जो लिगेंड्स के हमने नाम बताए हैं उसको याद होना चाहिए पूरी तरह से। जो ऑक्सीकरण संख्या हमने बताई है वो याद होना चाहिए। जो पीडीएफ में ऑक्सीकरण संख्या हमने दिखाई है वो भी अच्छे से याद होना चाहिए। जब सारी चीजें याद हो जाएंगी और एग्जाम्पल्स आप फिर से अपने मन से करके देखोगे तब जाके ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट कीजिए। 4 एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क देंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। जैसे शुरू के जो 3 एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको ट्रिक नंबर 1 अप्लाई करना है। आपको हिंट दे देते हैं कैसे लगाना है। इसमें आयन पहले है, देखो ये K4 आयन है, K3 आयन है और K3 आयन है। तो आयन पहले है, यहाँ पे पहला ट्रिक लगेगा इन तीनों एग्जाम्पल्स में। ठीक है, सेकेंड वाले जो आपका एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल, इसमें आयन क्या है, लास्ट में है, यानी SO4 आयन है और ये लास्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड ट्रिक को अप्लाई करना है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जो आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको पहले ट्रिक में कैसे चीजों को लिखना है वो ट्रिक पूरी तरह से देख के तभी आपको नाम लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद आप ध्यान देंगे कि अगर H2O लिगेंड के रूप में है तो उसका नाम क्या होगा और H2O बाहर है तो उसका नाम क्या होगा। CN लिगेंड के रूप में है तो उसका नाम क्या होगा और बाहर होगा तो उसका नाम क्या होगा। ये सारी चीजें ध्यान रख के आप क्या करेंगे, इस 4 एग्जाम्पल का आईपीएससी नेम और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका किसका निकालना है, Fe का निकालना है, Fe का और Cu का। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े ब्रैकेट के जस्ट बाद जो भी आपका तत्व यानी एलिमेंट्स आता है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई। ये 4 एग्जांपल आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने ये अभी आईपीएससी नेमिंग का वीडियो पार्ट 1 दिया है जिसमें हमने केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईपीएससी नेम कैसे लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं वो सीखा है। ठीक है, अब अगली जो वीडियो पार्ट 2 मिलेगी वो आपको परसों मिलेगी, क्योंकि कल हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं तो परसों आपको मिलेगी। और परसों हम सीखेंगे कि बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी किसी कार्बन चेन की अगर आपको क्या करना हो, आईपीएससी नेम देना हो तो कैसे देंगे, साइक्लो स्ट्रक्चर का देना होगा तो कैसे देंगे। ये सारी चीजें डिटेल में आईपीएससी नेम के बारे में सीखेंगे। ये केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आपको 1 घंटे की वीडियो मिल रही है। सोचो कल वाली या परसों वाली वीडियो आएगी तो वो वीडियो कितनी लंबी होने वाली होगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर लें शेयर ताकि और वीडियो जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स से डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एक्सप्लेन साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, कल के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स में हम देखेंगे अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इससे रिलेटेड कम से कम 3 से 4 डेरिवेशन आपसे पूछे जाते हैं।
तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और हाँ, लास्ट में हम पीडीएफ का इमेज लगा देते हैं पूरे स्क्रीन पे, आप वहां से भी डिटेल में ऑक्सीडेशन नंबर्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।